नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कई क्लास हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग वो क्लास कर लीजिएगा। और 1857 की क्रांति के कारण में ही एक कारण आएगा, आर्थिक कारण। उसमें एक भू राजस्व प्रणाली भी एक कारण रहेगा, तो हम लोग इसको जान लेते हैं। भू राजस्व प्रणाली क्या थी, ठीक है। तो भू राजस्व प्रणाली को अंग्रेजों ने 3 भागों में बांटा हुआ था। एक था स्थायी बंदोबस्त, और एक था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और एक था महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक। तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों को देख लेते हैं। ये कब आया? स्थायी बंदोबस्त आया 1793 में, ठीक। अब पूछते हैं इसमें कि इसको किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। और फिर क्षेत्र परसेंटेज भी पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर था। तो ये सबसे कम क्षेत्र पर था, 19% पर, ठीक है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो शुरुआती क्षेत्र था ना, कह सकते हैं जब प्लासी का युद्ध हुआ ना, और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, तो वो यही वाले एरिया थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों में ये आया था स्थायी बंदोबस्त। और जॉन सोर की योजना भी इसी से संबंधित थी। बनारस और मद्रास के जिलों में भी इसको लागू किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश, जब यूपी का कोई एग्जाम देने जाओगे तो उसमें ये भी ऑप्शन आ सकता है, बनारस और मद्रास, ठीक है। तो ये तो था स्थायी बंदोबस्त। अब आया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयत का मतलब क्या होता है यहाँ पर? किसान, ठीक है। तो परसेंटेज तो यहीं से पता चल जाएगा कि किसान भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज पर है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था वो यहीं पर था, 51% क्षेत्र पर ये वाली व्यवस्था लागू हुई थी 1792 में, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि ये किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी। देखिए, आर से ही आप याद कर लीजिएगा, रैयत और रीड, बस रीड करोगे ना, तो रीड के साथ साथ कर लीजिएगा मुनरो, ठीक है। रीड और मुनरो दोनों ने इसको लागू किया था। तो ये भी हो गया दूसरा फैक्ट। फिर एक हो गया, मद्रास और दक्कन क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को, ठीक है। इससे ज्यादा इससे संबंधित कुछ नहीं पूछेगा। फिर आ जाइए आप महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल सबसे ज्यादा माल किसके पास होता था? तो ये होता था मुखिया लोगों के पास, है ना, जो गांव के मुखिया होते थे या जमींदार होते थे। तो अब इनके हाथ में चीजें आएंगी कब? 1822 ईस्वी में। तो इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो देखिए, महलवाड़ी भी एम से आ रहा है, और इसको जिसने लागू किया है वो भी एम से। तो ये भी चीज हमें याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। महलवाड़ी मैकेंजी के द्वारा, ठीक। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आधारित था? ये था 30% क्षेत्र में ये फैला हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत क्षेत्र पर, ठीक। तो ये पॉइंट आपके याद हो गए। फिर वहीं पर एक पूछा जाता है, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने इसकी घोषणा की थी, मतलब घोषणा नहीं की थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन लाया था इसको, कौन किसने समझाया था भारतीयों को। तो इनकी एक पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था धन का बहिर्गमन। तो धन का बहिर्गमन का मतलब क्या था? यहाँ पर देखिए, भारत की जो संपत्ति थी ना, मान लीजिए भारत की संपत्ति है, तो ये जा रही थी वहां पर, कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड भेजी जा रही थी, ठीक। लेकिन बदले में कुछ नहीं आ रहा था, बदले में कुछ नहीं आ रहा था, बस सिर्फ जा ही रहा था। तो इसी को दादा भाई नौरोजी ने कहा है धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 1857 की क्रांति, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि ये भी रीजन था 1857 की क्रांति में, ठीक। तो सबसे पहले कारण में देख लेते हैं हम लोग राजनीतिक कारण, ठीक। फिर देख लेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे तात्कालिक कारण, क्योंकि वो एकदम से तत्काल में वो कारण आएंगे, और उसके बाद 1857 की क्रांति एकदम से हो जाएगी। तो पहले राजनीतिक कारण देख लेते हैं। देखिए, राजनीतिक कारण में हम लोगों ने इस क्लास से पहले जो क्लास की थी उसमें देखी थी लॉर्ड बेलेजली और डलहौजी की दो नीतियां देखी थी। लॉर्ड डलहौजी की कौन सी? एक सहायक संधि देखी थी। सहायक संधि में आप लोगों को याद होगा, मैसूर सबसे पहले सहायक संधि को कह सकते हैं एक तरीके से लेने वाला पहला राज्य था। तो ये सहायक संधि के द्वारा भी कई राज्य जुड़े गए थे। कौन कौन से? मैसूर था इसमें, सॉरी हैदराबाद था, फिर था मैसूर, और यहां पर व्यवगत सिद्धांत मतलब हड़प हड़प नीति जो थी, यहां पर सबसे पहले कौन सा था? सतारा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक लिस्ट देखी होगी, ये हम लोगों ने क्लास में डिटेल्स में किया था। तो आप इसको देख लीजिएगा, इससे पीछे वाली क्लास को। तो ये तो कारण थे। फिर प्रशासनिक कारण में क्या था? उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त ना करना। देखिए, उच्च पदों पर क्या था कि भारतीयों को वो उतना ज्यादा योग्य ही नहीं मान रहे थे कि उच्च पदों पर उनको नियुक्त किया जाए। तो उच्च पदों पर सिर्फ कौन नियुक्त हो रहे थे? उच्च पदों पर होते थे सिर्फ अंग्रेज नियुक्त हो रहे थे, ठीक है। और निम्न पद जो कांस्टेबल, कह सकते एक तरीके से कांस्टेबल और सूबेदार तक का पद जो था, वो सिर्फ भारतीयों को दिया जा रहा था। तो वो उस पर भारतीय थे। तो एक ये भी असंतुष्टि का कारण था, क्योंकि अगर भारतीय सैनिकों को कुछ मांग या डिमांड चाहिए होती थी, या कुछ कह सकते सहयोग चाहिए होता था, तो वो उनको नहीं मिल पाता था वहां पर, ठीक।
फिर दूसरा रीजन हो यहाँ पर था, मुगल शासक को दिल्ली का लाल किला खाली करने को कहा गया। देखिए मुगल शासक जो बहादुर शाह था उस समय, उसको दिल्ली का लाल किला खाली करने को कह दिया गया था। और दिल्ली के लाल किले को भारतीय सम्मान के तौर पर देखते थे, क्योंकि जो वहां पर बैठेगा उसमें वो भारत के उत्तर भारत को तो कह ही सकते एक तरीके से लीड करता था। ठीक है, तो ये भारतीयों के लिए एक ठेस का विषय बन गया। ठीक है, ये उनके दिमाग पर चीजें चढ़ गई कि भाई ये तो गलत हुआ है, मुगल शासक को भी हटा दिया गया है दिल्ली से। तो एक ये प्रशासनिक रीजन में आ गया। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या था, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम उस समय आया था। तो इसमें ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था। यहाँ पर ईसाई पूरा लिख लीजिए। देखिए ईसाई धर्म जो ग्रहण करता था, क्योंकि ईसाई धर्म को मानते थे अंग्रेज, और ईसाई धर्म को जो भी ग्रहण करता था तो उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। तो ये एक रीजन था। बाकी हिंदू और मुस्लिमों में ये नहीं था, हिंदू और मुसलमानों को ये नहीं दिया जा रहा था। तो एक ये असंतुष्टि का कारण था। ठीक, फिर ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। देखिए जो ईसाई मिशनरी थी ना, वो उस समय धर्म मतलब चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा कार्यक्रम चला रहे थे। हिंदू से कन्वर्ट कर रहे थे ईसाइयों को, और मुस्लिम में से भी कर रहे थे। तो उस समय हिंदुओं की बहुत एक बड़ी संख्या ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई थी। तो एक ये भी रीजन हो गया था सामाजिक और धार्मिक कारण में। ठीक, फिर आर्थिक कारण की बात हम लोग करें यहाँ पर, तो आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण में अभी हम लोगों ने देखे ना तीन कारण, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था। इसके द्वारा किसानों को जमकर शोषण किया गया। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लाया गया, और स्थायी बंदोबस्त में देखा गया वहां भी एक तरीके से शोषण ही किया गया किसानों का। फिर रैयतवाड़ी, किसानों के हाथ में दी तो गई चीजें, लेकिन उतनी हद तक वो चीजें नहीं आ पाई। फिर महालवाड़ी मतलब जो जमींदार और मुखिया थे, उन लोगों ने भी किसानों पर जमकर शोषण किया। सबसे ज्यादा तो कह सकते हैं तो इसी वाली व्यवस्था में शोषण हुआ। तो ये एक रीजन था, किसान इससे असंतुष्ट हो गए थे। तो पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया गया। पारंपरिक उद्योग जो थे भारत के, उनको उद्योगों को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजकर वहां से मशीनीकरण के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। तो ये एक तरीके से भारत के जो कटघरा जैसे कह सकते हैं, जो भी हाथों से चल रहे थे पारंपरिक उद्योग थे, वो सारे के सारे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। उनको एकदम अस्तित्व भी उनका खत्म कर दिया गया। तो ये भी बेरोजगारी का एक दौर बढ़ा। तो जो बेरोजगार हुए उनमें एक असंतुष्टि का दौर देखा गया। ठीक है, फिर सैन्य कारण देख लेते हैं। सैन्य कारण क्या है, सैन्य कारण यहाँ पर है कि भाई सैन्य कारण भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 रखा गया। देखिए जो 5:1 है, तो भारतीय 5 अनुपात में थे और फिर ये थे 1 अनुपात में। लेकिन हुआ क्या, जो 1 अनुपात वाले थे मतलब अंग्रेज थे, वही पूरा रूल्स करते थे 5% पर। ठीक है, तो ये देखिए आप, एक भारतीयों को लगता होगा हमेशा की संख्या हम लोगों की ज्यादा है, लेकिन रूल हमें अंग्रेज करते हैं। ठीक, सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव देखा गया। ठीक, सैन्य सेवा जो देते थे उसमें भी नस्लीय भेदभाव देखा गया, गोरे काले रंग का उसमें देखा गया, और उच्च और निचली जातियों को भी उसमें बढ़ावा और घटावा दिया गया, वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। फिर सैनिकों को समुद्र पार भेजना। देखिए समुद्र पार भारत में शुरू से ही माना गया कि अगर सैनिक हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो समुद्र पार करके कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको धर्म से जोड़कर देखा जाता था, है ना। और धर्म में भी माना जाता था कि ये अशुद्ध हो जाता था इंसान। ठीक, तो यहां से लोगों को भेजा गया कहां पर, अंडमान निकोबार भेजा गया और लक्षद्वीप भेजा गया। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार जब लोग गए यहाँ से समुद्र पार करके, तो वो अपने धर्म के प्रति ग्लानि करने लगे, मतलब कि उनको लगने लगा कि हमने हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो गया है ना। तो ये एक सैन्य कारण में ये भी हुआ। तब ये सारी क्रिया हुई, तब फिर तात्कालिक कारण पर देख लेते हैं। तात्कालिक कारण क्या था, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक की जगह ब्राउन बेस, जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, उसकी जगह एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय दिया गया। तो क्या होता था ना, जो पुरानी बंदूक थी उसमें जो कह सकते हैं एक तरीके से जो गोली जो बारूद भरी जाती थी ना, तो उसको ठोक ठोक के भरा जाता था, और उसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का लगा दिया जाता था। तो उसमें कहीं मुंह से उनको कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो नई एनफील्ड राइफल आई, उसका जो कह सकते हैं ऐसा, जो मान लीजिए ऐसा होता है ना बंदूक का ये, तो ये जो लास्ट में लगा होता था ना, ये मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, और इसी का था कि ये जो बनाया गया, ये इसका जो ऊपर की लेयर बनाई गई है, ये मांस से बनाई गई है, और मांस भी किसका, गाय का और सुअर का। गाय और सुअर, तो गाय को कौन, गाय को जो हिंदू लोग होते हैं वो गाय को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। तो उनका जो गाय का अगर कह सकते हैं एक तरीके से कि जो खाल है, उससे अगर बनाया जाएगा चमड़े से, तो वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा
गिलानी वाली चीज हो जाएगी। और सूअर को छूते नहीं थे मुस्लिम लोग, ठीक। छूना भी वो गुनाह मानते हैं, अगर छू भी जाते हैं ना तो जाके घर पे 2 बार नहाते हैं। तो इतना अशुभ कह सकते हैं एक तरीके से माना जाता है। तो शुभ अशुभ वाला ही यहाँ पर मामला बन गया। तो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। इससे मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों में अंग्रेजों के खिलाफ रोष बढ़ा और धर्म के प्रति ये चीजें जोड़ी दी गई। तो इससे ये एक तात्कालिक कारण में बनकर उभरा और दोनों ही पक्षों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने यहाँ पर विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किसका? अंग्रेजी सेना का या अंग्रेजों का, ठीक। तो यहां से भड़कना स्टार्ट हो गया। और फिर इसके बाद क्या हुआ? 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया यहीं से। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया गया पहली बार, यहां से ही भड़का मामला। और 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में सैनिक मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने इसका खुला विरोध कर दिया गया और 2 जो अधिकारी थे इनको मार दिया, ठीक है। जब 2 अधिकारियों को मार दिया इसी वजह से कि इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, और इसको लेकर मंगल पांडे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, उन्होंने 2 अधिकारियों को मार दिया। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और जब फांसी दे दी गई तो फिर कह सकते हैं एक तरीके से ये 1857 की क्रांति बहुत ज्यादा भड़क गई, है ना। तो 10 मई 1857 ये डेट आपसे पूछी जाती है कि सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो ये हुई थी 10 मई 1857 मेरठ से, ठीक है। तो मेरठ यहीं दिल्ली के पास में ही है। तो मेरठ से ही 10 मई 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। और एक पील कमीशन भी पूछा जाता है क्वेश्चन में आपके कि पील कमीशन किससे संबंधित है। तो ये 1857 के मामले की जांच हेतु बनाया गया। तो ये 1857 की क्रांति से ही संबंधित है, ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज क्या होती है अगर इसमें देखा जाए तो, ये देखिए बहुत ज्यादा पूछता है, क्षेत्र, क्रांतिकारी और शासक। मतलब कौन से क्षेत्र में कौन क्रांतिकारी था और किसने कह सकते हैं कि इस क्रांति को दबाया, वहां पर शासक किसने किया जो अंग्रेजों की तरफ से था। तो देखिए दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर और वक्त खां, ये दिल्ली से लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति को, ठीक है। तो पूछा जाता है ये आपसे, और ये आपको याद होना ही चाहिए। ये पूरी लिस्ट जो बना रखी है ये पूरी याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन यहीं से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और वक्त खां, और इसको 1857 की क्रांति के जो यहाँ पर क्रांति भड़की थी इसको दबाया किसने? निकलसन और हडसन। तो देखिए यहीं पर दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास एक हडसन लाइन है, आप लोग जो यहाँ पर रहते होंगे उनको पता होगा, हडसन लाइन है। जो डीयू वाले छात्र छात्राएं होते हैं पूरे यहीं पर रहते हैं। और निकलसन, ठीक है। तो ये इन इन लोगों ने इसको दबाया। फिर कानपुर, कानपुर में कौन है? नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब का नाम क्या था? धोंदू पंत, और तात्या टोपे का नाम आत्माराम पांडुरंग, है ना। तो इस यहाँ पर जो दंगे भड़के इनको किसने दबाया? कैंपबेल ने, ठीक है। कानपुर में कैंपबेल, ठीक। फिर लखनऊ, बेगम हजरत महल यहाँ से लीड कर रही थी 1857 की क्रांति को, और लॉरेंस ने यहाँ पर दबाने के लिए भेजा गया लेकिन लॉरेंस मारा गया। इसके बाद कानपुर से कैंपबेल गया और इसने 1857 की क्रांति को यहाँ पर कह सकते हैं हम दबाया, ठीक। झांसी, झांसी में कौन था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, सबसे ज्यादा फेमस, है ना। उस समय सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा लोहा किसी ने अगर लिया है तो वो रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, और नाम भी फेमस हुआ, ठीक। यहाँ पर किसने दबाया? ह्यूरोज ने दबाया 1857 की क्रांति को, ठीक। इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली, और यहाँ पर किसने दबाया क्रांति को? कर्नल नील ने। फैजाबाद, फैजाबाद में देखिए मोहम्मद अहमद उल्ला, और एक और यहीं पर कर लीजिए फतेहपुर, फतेहपुर में कौन था? अहमद मुल्ला, ठीक है। ये अहमद उल्ला है और वो अहमद मुल्ला थे, ठीक है। तो ये थोड़े से नाम याद रखिएगा आप। फतेहपुर में, बरेली में कौन? खान बहादुर खां और हडसन ने यहाँ पर क्रांति को दबाया। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर और बिसेंट आयर, इन दोनों ने दबाया। और फैजाबाद में किसने दबाया था? कर्नल नील ने। तो ये आपसे नाम पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबके अपने अपने रीजन थे, इसलिए ये सब क्रांति में भाग ले रहे थे। ऐसा नहीं है, इनका भी कोई किसी का एक मत नहीं था, सब अलग अलग तरीके से अपने अपने कारणों से क्रांति में भाग ले रहे थे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत क्या रहे। इतिहासकारों के मत पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा सावरकर ने। देखिए
तो कोई भी पहला स्वतंत्रता संग्राम होगा तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको सवरकर चलना पड़ेगा, है ना, सवरकर। संभल कर नहीं बोलते हम लोग कि संभल कर चलना चाहिए, तो वही सवरकर से आप याद रख लीजिएगा सावरकर, पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, फिर ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जब बार बार ना आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, मजबूर, है ना, मजबूर से याद रख लीजिएगा आप मजूमदार। ठीक है, ना ना ना, तो अगर आप किसी से बार बार ना कहोगे तो कोई ना कोई तो मजबूर हो ही जाएगा ना, तो यहां से आ जाएगा मजूमदार। ठीक, फिर यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, डिजरायली ने। ठीक, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिजरायली ने, तो ये याद रखिएगा। पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, जॉन लॉरेंस व सीले ने। ठीक है, जॉन लॉरेंस ने और सीले ने कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, इसमें अन्य किसी लोगों ने भाग नहीं लिया, सिर्फ ये सिपाही विद्रोह है। तो ये कहा था लॉरेंस ने और सीले ने। ठीक है, यही लॉरेंस जो है ना लखनऊ में मारा गया था, इसी लॉरेंस ने कहा था। बर्बरता व सभ्यता के बीच विद्रोह है, ये किसने कहा था, बर्बरता और सभ्यता के बीच विद्रोह है, ये कहा था आर होम्स ने। ठीक, बर्बरता और सभ्यता, सभ्यता की बात करी जाए कहते नहीं है होम में सभ्यता से रहिएगा, है ना, सभ्यता से मतलब होम से ले लीजिए होम्स। ठीक, सभ्य तरीके से रहिएगा होम्स में, यही तो बोलते हैं। तो सभ्यता जैसे ही आपको दिखे तो आर होम्स हो गया। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था, वीडी सावरकर ने। सुनियोजित था, वीडी सावरकर ने ये कहा था। ठीक है, तो सावरकर ने दो कहे हैं, बाकी सब आप लोगों ने देख ही लिए हैं। ठीक है, फिर पुस्तक भी पूछी जाती है, एक दो फेमस पुस्तक है वो आप लोग याद कर लीजिएगा कौन कौन सी है। एक तो 1857 पूछी जाती है, तो ये एसएन सैन की है 1857। ठीक, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बीडी सावरकर है, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो देखिए इधर देख लिए। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने कहा था, बीडी सावरकर ने। फिर द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसने कहा था, ये कहा था आरसी मजूमदार ने। तो ये तीन पुस्तक आप लोग याद कर लोगे, ये तीन पुस्तक बार बार पूछी जाती हैं। वैसे तो पुस्तक तो कई है, 5-10 पुस्तक से भी ज्यादा है वो लोगों ने लिखी है, लेकिन ये तीन पुस्तक आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले भू राजस्व प्रणाली देखी, और भू राजस्व प्रणाली में क्या देखा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, रैयतवाड़ी 1792 में किसानों से संबंधित थी, यहाँ पर किसानों के हाथों में बागडोर दी गई थी। और महालवाड़ी व्यवस्था में मुखिया और जमींदारों के हाथ में बागडोर दी गई थी 1822 में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने, रैयतवाड़ी को रीड और मुनरो ने, महालवाड़ी को मैकेंजी ने। ये तीनों नाम आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों नाम आपसे पूछ लेगा, सही मिलान में भी पूछ लेगा या डायरेक्ट किसी स्टेटमेंट में पूछ लेगा, तो ये तीन नाम हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है, परसेंटेज बिल्कुल 100% याद होना चाहिए इसका। स्थायी बंदोबस्त था 19% में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% में, और महालवाड़ी 30% में। तो सबसे कम था स्थायी बंदोबस्त, सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब किसान होता है ना, तो सबसे ज्यादा किसान, ऐसे ही याद कर लीजिएगा 51%, और महालवाड़ी जो है वो 30% पर। ठीक है, फिर आपका क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो क्षेत्र बंगाल बिहार उड़ीसा में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त आया था, फिर मद्रास और दक्कन क्षेत्र में आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और महालवाड़ी व्यवस्था आया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश मध्य भारत क्षेत्र पर। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको याद हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत देखा है, ये किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। उनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया, ये पुस्तक खूब पूछी जाती है, तो इसको आप याद रख लीजिए। उसके बाद 1857 की क्रांति हम लोगों ने देख ली, उसमें देखे थे पहले राजनीतिक कारण, फिर प्रशासनिक कारण देखे, फिर सामाजिक कारण देखे, उसके बाद आर्थिक कारण देख लिए। ठीक है, फिर सैन्य कारण देखे, और उसके बाद तात्कालिक कारण देख लिए कि तत्काल में ऐसा कौन सा कारण हुआ जिसकी वजह से 1857 की क्रांति एकदम से भड़क गई, है ना। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए यहाँ पर देख लिए 1857 के विद्रोह, डेट पूछी जाती है, वो डेट हम लोगों ने लिख ली, 29 मार्च 1857 को सबसे पहले विरोध हुआ था। 34वीं रेजिमेंट पूछी जाती है, बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे से संबंधित थी, यहीं से इन्होंने पहले, सबसे पहले कह सकते हैं यही असंतुष्ट हुए इस चीज को लेके, और इन्होंने क्रांति का एक स्वरूप बनाया। ठीक, और 10 मई, ये डेट बहुत याद अच्छे से रख लीजिएगा आप लोग, 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई,
ये डेट आपसे पूछी ही जाती है। फिर पील कमीशन पूछा जाता है 1857 के मामले की जांच हेतु, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कहां पर कौन नेतृत्व कर रहा था और कौन दमन करता था। एक तरीके से ये नेतृत्व करता है, ठीक, और ये दमन करता है। तो नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। और दमन किसने किया? निकोलसन और हडसन ने, ठीक। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने, और दमन किया कैंपबेल ने। लखनऊ में कौन था नेतृत्व? बेगम हजरत महल, हर कोई इनका नाम जानता है। दमन किसने किया? लॉरेंस ने। तो लॉरेंस जब दमन कर रहा था वो मारा गया। उसके बाद कैंपबेल ने, ठीक। झांसी में लक्ष्मीबाई, और दमन करता कौन? ह्यूरोज। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली नेतृत्व करता, और दमन करता थे कर्नल और नील, ठीक, कर्नल नील। फैजाबाद में कौन? मोहम्मद अहमदुल्ला, और कर्नल नील ने यहाँ पर दमन किया। बरेली में खान बहादुर खान, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और हटसन ने दमन किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर और बिसेंट आयर, इन दोनों ने यहाँ पर दमन किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कई बुक देखी है। जो बुक है वो आपको याद होनी ही चाहिए, ये बुक्स आप देख लीजिएगा। सॉरी, ये हम लोगों ने देखे हैं इतिहासकारों के मत, किसने क्या कहा 1857 की क्रांति के बारे में। और यहाँ पर फिर देखिए हम लोगों ने पुस्तक, 3 पुस्तक देखी है 1857 की क्रांति से संबंधित। तीनों पुस्तक आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब डेली क्लास चलाएंगे। तो एक एक टॉपिक डेली आएगा आपका, और ये ऐसे ऐसे आपकी इतिहास को समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।